66 मुकदमे बीजेपी ने करा रखा है। अगर बीजेपी को लगता है कि 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं किया तो 2024 सामने है। नमस्कार, न्यूज ट्रैक के शो जीरो आवर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्वीडन बेस्ड मेडिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर राम शंकर उपाध्याय जी हैं। वो हमारे स्टूडियो में पहले भी आ चुके हैं, पहले भी हम लोगों के साथ चर्चा कर चुके हैं। कोविड पर उनका बड़ा काम है, कोविड पर वो रिसर्च कर रहे हैं, उनकी दवाओं का रिसर्च चल रहा है और उनकी दवाओं का पर ट्रायल भी हो रहे हैं। इससे पहले भी प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय की जो विभिन्न रिसर्च रही हैं, उन पर उनको 10 से ज़्यादा पेटेंट मिल चुके हैं, कई सारे उनके और अवार्ड्स हैं उनके हिस्से में। तो मेडिकल साइंस में वो एक बड़ा नाम है, स्वीडन में आजकल रह रहे हैं और हमारे साथ भी ऑनलाइन स्टूडियो में स्वीडन से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ ट्रैक के दर्शकों के साथ में। आज हम लोग आपसे कोविड, पोस्ट कोविड को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं। पोस्ट कोविड जो सर्कमस्टांसेस हैं, समस्याएँ हैं लोगों की, वो बहुत सारी निकल कर के आ रही हैं। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि कोरोना की बीमारी उनको हुई, इन्फेक्शन हुआ, 8 दिन, 10 दिन का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गए, नेगेटिव होकर घर आ गए। लेकिन अब घर आने के बाद भी लोग कई-कई महीने होने के बाद भी ठीक नहीं हैं, उनकी स्थितियाँ लगातार बदल रही हैं, उनकी बॉडी फंक्शंस उनके सारे प्रॉपर नहीं हैं। तो ये क्या है सर? ये पोस्ट कोविड में कोरोना इफ़ेक्ट है या कोई और कारण हो सकता है? आप लोग क्या मान रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को जो है क्या है नमस्कार। और सबसे प्रसन्नता मुझे सबसे पहले इस बात की है कि आप जो है बहुत ही अच्छे विषय जो है आप अपने टॉपिक के रूप में रखते हैं और ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर सारे लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और आपने बड़ा टाइमली इस टॉपिक को चुना है क्योंकि इस समय में जब हम सेकंड लहर से निकल चुके हैं और इस बीच में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है, जिनको के पोस्ट कोविड के बाद में कैसे ध्यान रखना चाहिए, उनमें किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, उनके बारे में उनकी जागरूकता कैसे रहनी चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर के ये बहुत ही प्रासंगिक आपका सवाल है। तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रकार का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जब हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो पोस्ट कोविड जो है वो मैनेजमेंट, वो एक तरीके का अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला यानी कि इसके अंदर अब बहुत कुछ आ जाता है, अब उस छाते के अंदर क्या-क्या निकलेगा वो पता नहीं है। तो ये एक अपने प्रकार का एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसको कि वाइड रेंज में अगर बोला जाए तो हमारा जो फिजिकल और जो मेंटल जो एक्सपीरियंस है, जो पोस्ट कोविड के बाद में हमारा फिजिकल और जो मेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो है लोगों के अंदर एक पेशेंट के अंदर काफ़ी समय तक रह सकते हैं। हो सकता है कि 4 से 6 हफ्ते तक रहें और अपने आप से रिज़ॉल्व हो जाएँ। लेकिन यदि कोई भी इस प्रकार के एक्सपीरियंस, चाहे वो मेंटल लेवल के ऊपर हों, चाहे वो एक्सपीरियंस उनके फिजिकल लेवल के ऊपर हों, अगर कोई भी इस प्रकार के सिम्पटम्स हैं जो कि 4 हफ्ते से ज़्यादा आगे जाते हैं, किसी भी रूप में है क्या है, तो उस व्यक्ति को या उस मरीज को तुरंत जो है वो चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि पोस्ट कोविड के अंदर बहुत अलग-अलग तरीके के सिम्पटम्स जो हैं वो प्रकट हो सकते हैं। और हमको ये देखना है कि कोविड होने के पहले हमारी जो जिस तरीके का हमारा रूटीन था, जैसा हम फ़ील करते थे, जिस तरीके से काम करते थे, जिस तरीके की हमारी एक्टिविटी होती थी, या जो हमारा लाइफ़ का जो क्वालिटी था, क्या वो लाइफ़ का क्वालिटी हमारा वापस आया है? अगर वो 4 से 6 हफ्ते के अंदर वापस नहीं आया है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके अंदर वो सिम्पटम्स जो हैं कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकते हैं, कुछ साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से भी हो सकते हैं, जिनको कि हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो हमको देख लेना चाहिए। और जब भी कोई व्यक्ति, हमारा परिचित, हमारा दोस्त, हमारे फैमिली में कोई अगर अपने सिम्पटम्स के बारे में बात कर रहा है या कोई क्लिनिशियन के साथ में जाकर के भी बात कर रहा है, तो पहले क्या होता था कि हम उसको इग्नोर कर देते थे कि नहीं ठीक है, ऐसे ही हो रहा होगा।
लेकिन वो बात कितनी भी सार्थक हो, कितनी भी आपको अनर्थक लगे, आपको लगेगा कि ये तो कुछ मतलब का बात नहीं है, लेकिन किसी के भी सिम्पटम को इग्नोर नहीं करना है, उसके सिम्पटम को डिस्कार्ड नहीं करना है, क्योंकि क्या पता कि वो सिम्पटम्स जो है किस बीमारी से लिंक होता हो और हम उसको यदि मिस कर जाएंगे तो ये उस व्यक्ति के लिए एक तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो पोस्ट कोविड है, जैसा मैंने बोला कि एक बहुत ही एक विस्तार का विषय है, जिसमें अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिनका कि हमको ध्यान रखना चाहिए। सर इसमें लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपने कहा कि ठीक है उन्हें 1 महीने से डेढ़ महीने के बीच में मतलब 4 से 6 हफ्ते में उन्हें देखना चाहिए कि 1 मिनट सर मैं थोड़ा-सा रुक रहा हूँ। एक जी, थोड़ा आवाज़ दूसरी जगह से डिस्टर्ब हो रही थी। तो लोगों के जो लक्षण होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। बहुत बाद में उन्हें पता चलता है, महीने डेढ़ महीने क्या कई महीने बीतने के बाद उन्हें पता चलता है कि एंग्ज़ायटी हो रही है, उन्हें नींद नहीं आ रही है ठीक से। तो ये इस तरीके के लक्षण हैं और कुछ लक्षण थोड़े जल्दी मिलते हैं लोगों के अंदर, जैसे कि अगर उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, साँस लेने में प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है या उनका हार्ट अटैक लोगों के बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सर किन लक्षणों पर लोग ज़्यादा ध्यान दें जो मतलब हिडन जिनको कहा जाए कि जो माइन्यूट हैं, जिन पर जल्दी लोगों का ध्यान नहीं जाता लेकिन उनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए? हुँ, हुँ। तो देखिए, ज़्यादातर जो पोस्ट कोविड के अंदर जो सिम्पटम्स निकल कर के आ रहे हैं, ठीक है ना? वो सिम्पटम्स जो हैं, वो किन-किन बीमारियों को प्रदर्शित करते हैं, ये हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है ना? जिनमें के जो पहला जो समझ में आता है, वो है आपका माइलेजिक इंसेफेलोमाइलेटिस, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि जो आपको थकान पूरे टाइम रहती है, अगर वो थकान आपकी 2 से 4 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि ये एक क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हो सकता है, जिसके के ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए और समय के साथ-साथ में हम देख रहे हैं कि ये खराब भी होता जा रहा है। जो फिज़िकल एक्टिविटी हम पहले कर लेते थे, अब उनको करने में हमको दिक्कत होती है और एक प्रकार से हमारा जो है स्लीप का चेंज हो रहा है। एक अलग तरीके की थिंकिंग, चिंता, एंग्ज़ायटी आपके दिमाग में चलती रहती है। आप ठीक से जो है कि कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा डिज़ीनेस जैसी लगती है। आपको हमेशा जो है मतलब सोने के बाद में भी फ्रेशनेस नहीं आती है। आपको लगा कि पूरी रात आप सोए, फिर भी आपके अंदर किसी प्रकार की कोई फ्रेशनेस जैसी सुबह उठ कर के नहीं लग रही है। और आपके दिमाग के अंदर एक चैटरिंग जैसी चलती रहती है। चैटरिंग का मतलब है दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है उसके अंदर। तो इस प्रकार के यदि किसी के अंदर सिम्पटम्स आते हैं, तो वो सिम्पटम्स को बोला जाता है माइल्जिक इंसेफेलोमाइलेटिस, जिसको कि क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम बोलते हैं और अगर उचित परामर्श ले लिया जाए, तो इससे निजात मिल सकती है। दूसरा जो समझ में आता है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। तो फाइब्रोमाइल्जिया में क्या होता है कि एक इस प्रकार का ये डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारे जो मस्कुलर सिस्टम जो है, जो मस्कुल स्केलेटन जो है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उनके जी, अंदर जो है अलग प्रकार का पूरे बॉडी में एक दर्द बना रहता है, जिसकी की वजह से हमारी जो है क्या है थकान तो रहती ही है, स्लीप भी डिस्टर्ब होती है हमारी है क्या है, हमको मेमोरी लॉस भी हो सकता है कि हमारी मेमोरी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। अचानक से किसी का पता लगा कि उसका शकल याद आ रहा है और नाम याद ही नहीं आ रहा, उसका पता नहीं कौन था, कल ही तो मिले थे उसको है क्या है। तो इस तरीके के जो सिम्पटम्स है उसको दिखाई दे रहे हैं। कभी एकदम से मूड चेंज हो जाता है, एकदम से इरिटेट हो गया, एकदम से परेशान हो गया किसी बात को लेकर के है क्या है। और हमारा जो सेंसेशन है, यानी कि जो हमारा पेन का जो सेंसेशन है, यानी कि पहले हमको इस तरह से टच करने पे कुछ पेन महसूस नहीं होता था, लेकिन आज अचानक बहुत पेन हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो ब्रेन है, तो इस सेंसेशन को मेरा जो ब्रेन है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यानी कि जो एम्प्लीफाई कैसे कर रहा है उसको, इस सिग्नल को एम्प्लीफाई कैसे कर रहा है। लेकिन किसी ने हाथ लगाया, लेकिन मुझे तो बहुत दर्द लग रहा है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो ब्रेन है उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, इस प्रकार की जो सारी जो चीज़ें हैं,
वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कोऑर्डिनेशन से होती हैं, जिनको के फाइब्रोमाइल्जिया बोला जाता है। और इस प्रकार की कंडीशन बहुत सारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देखी गई है। तीसरी जो है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट लाइम डिजीज है। क्या है? अब ये लाइम डिजीज को, इसका नींबू से लेमन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वी कॉल इट एज ए पोस्ट ट्रीटमेंट लाइम डिजीज सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो आपके ब्रेन में चला जाता है। अब चूंकि हमको पता है कि जब हमने जब ट्रीटमेंट हमारा हुआ है, शायद हो सकता है कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन पे रहना पड़ा हो, वेंटिलेटर तक भी गए हों, लेकिन वो रिकवर हो गए हैं। उस बीच में ऐसे उनको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुए हों, जो हो सकता है किसी वजह से वो पैचेज उनके ब्रेन में आ गए हों। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस व्यक्ति को थकान तो रहेगी ही, बाकी जो है वो सोचने में उसको दिक्कत होगी, चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर पाएगा प्रॉपरली है क्या है। और कभी भी जो है क्या है, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हेलोसिनेशन जैसा उसके चारों तरफ हो रहा है। कभी बोलेगा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या कुछ चीजें उसको लग रहा है कि उनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो ये सारी जो बातें हैं, उनको जो है हम पोस्ट ट्रीटमेंट लाइम डिजीज सिंड्रोम के अंदर रख सकते हैं, जिनका कि अगर प्रॉपरली अगर एक एंटीबायोटिक कोर्स कर लिया जाए किसी डॉक्टर के साथ में, किसी डॉक्टर के परामर्श में, तो इन चीजों से हमको निजात मिल सकती है। अगला जो है, जो लोगों में देखा गया है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टोमोनिया। तो जो डिस्टोमोनिया जो है, एक तरीके से डिसऑटोनोमिया बोलते हैं। तो एक तरीके से एटोनोमी का उल्टा है। जैसे ऑटोनोमस आप बोलते हैं, तो ऑटोनोमस का उल्टा है डिसऑटोनोमिया। तो डिसऑटोनोमिया में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, उसका कुछ सिस्टम तो ऐसा है, कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं जिनका के कंट्रोल आपके पास में है, कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं जिनका कंट्रोल हमारे पास में नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे कि उनको हम बोलते हैं एक तरीके से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो अपने आप ही काम करता है, जिसको हम एएनएस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके कुछ फंक्शन है, हार्ट बीट है, लेकिन हार्ट बीट मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से हार्ट बीट करेगा। लेकिन हाथ मेरे कंट्रोल में है, आपको यहाँ लेके गिलास उठाना है तो आप उठा सकते हो, ठीक है ना? आपको कोई भी चीज को टच करना है, आप डिसाइड कर सकते हो। पैर को आपको सोफे पर रखना है, टेबल पर रखना है, आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे जो फंक्शन है वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन जो हमारा जो दूसरा जो पार्ट है बॉडी का, जिसको मैं, जैसा कि मैंने बोला कि जिसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो हमारे जो है वो कंट्रोल में नहीं होता है, जिसके के अंदर आपका हार्ट बीट है, आपका ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग अपने आप ही हो रहा है, आप सोच के तो ब्रीथिंग नहीं कर रहे हो, अपने आप से हो रहा है, यानी कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। या फिर आपका डाइजेशन सिस्टम है। अब ये थोड़ी आप सोचोगे कि खाने को मुझे पचाना है, पहले ये छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर एक्सक्रिएट होगा। आप तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने आप से बॉडी आपकी प्लानिंग कर रही है। तो काफी लोगों के अंदर ये जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा भी पोस्ट कोविड के बाद में जो रिकवर लोग हो रहे हैं उनके अंदर देखा गया है, जिसको डिसऑटोनोमिया बोलते हैं। और इस चीज का भी हमको ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि अगर ये चीजें डिसफंक्शन हो जाएंगी तो हमारा हार्ट का रेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और अलग तरीके की बीमारियां बन सकती हैं, जो कि दूसरी बीमारियों को जन्म देंगी। अगला एक जो इसी कड़ी में आता है, जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम। तो जो मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम है, उसमें क्या होता है कि आपको एनाफ्लेक्सिस अटैक आते हैं। तो जो एनाफ्लेक्सिस अटैक जो है, उनका एक तरीके का एक रिपीटेड एपिसोड होता है, जो आपको समय समय के ऊपर महसूस होगा। अचानक किसी चीज से एलर्जी हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, अचानक से लो ब्लड प्रेशर हो गया, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो इस तरीके की कभी कभी आपको डिफिकल्टी आ सकती है, ब्रीथिंग में आ सकती है, आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना? या फिर आपको बहुत सीवियर एक तरीके से डायरिया हो गया। तो ये जो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो आती हैं मास्ट सेल एक्टिवेशन सिंड्रोम के अंदर। तो ये जनरली जो मैंने आपको बोले, एक तरीके से 5 अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, जो कि जो लोग कोविड के बाद में जो ठीक होने की तरफ चल रहे हैं, उनके अंदर ये सिम्टम्स जो हैं वो प्रकट हो सकते हैं, जिससे ये दूसरी बीमारियों को भी जन्म दे सकते हैं। जैसा कि आपने शुरू में
हार्ट के विषय में बोला या दूसरे और अंगों के बारे में बात किया। सर ये जो इस तरह के सिम्पटम्स हैं, अगर लोगों में सिम्पटम्स ऐसे मिल रहे हैं, तो उन्हें फिजिशियन के पास जाना चाहिए या जैसा कि अगर वो न्यूरो से संबंधित या जैसे मेमोरी लॉस जैसा या कुछ और तरीके की समस्याएँ हैं, तो उनको लेकर के किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। कहाँ जाना चाहिए लोगों को? एक सुझाव आपकी तरफ से क्या होगा? हाँ, देखिए सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि इनमें से हो सकता है कि कुछ कंडीशन जैसे मैंने बोला कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर जैसे रिज़ॉल्व हो जाएँ, ठीक है ना? अगर ये रिज़ॉल्व नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हमको जो है क्लिनिकल परामर्श की या क्लिनिकल कंसल्टेशन की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। और उस स्थिति के अंदर क्या होगा कि हमको साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन भी देखना चाहिए, फिजिकल इवैल्यूएशन भी देखना चाहिए। यानी कि ये एक तरीके का होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। ये अप्रोच ऐसा ना हो जो कि किसी एक ही डायरेक्शन में हमको लेकर के जाए, क्योंकि ये एक तरीके का बोला जाएगा तो कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की तरीके से हमको इसे देखना चाहिए, जिसमें कि होलिस्टिक अप्रोच हो और तब इन चीज़ों को हम आसानी से इनका निदान कर सकते हैं। कोई काफ़ी लोगों को हो सकता है कि केवल मेडिकल या फिजिकल कंडीशन हो, कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ज़रूरत पड़े, जिसमें कि उनको स्पीच का इफ़ेक्ट हो, लैंग्वेज थेरेपी का इफ़ेक्ट हो, वोकेशनल थेरेपी आ सकती है, कोई न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का ज़रूरत पड़ सकता है, जिसमें कि हमारे जो कॉग्निटिव सिम्पटम्स हैं, हमारे अंगों के जो कोऑर्डिनेशन है दिमाग के साथ में, वो थोड़े से ऊपर-नीचे हो गए हैं। आपको चलने में आपको इम्बैलेंस हो रहा है, प्रॉपरली आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हो, आप डिसबैलेंस हो जा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच के साथ में, ना कि किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन या किसी प्रॉपर सिम्पटम्स के इंडिकेशन के बेस के ऊपर है क्या है। तो इससे तो लगता है सर कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है भारत का, उसमें हमें कोई न कोई एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पर पोस्ट कोविड पेशेंट्स को होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जाए, जाँचा जाए और उ उनको उसके साथ कनेक्ट किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। आपको क्या लगता है कि किया जाना चाहिए ऐसा? करना नहीं, बेहतर है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने बोला, एक चीज़ को मैं और क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि 4 से 6 हफ्ते, तो ये एक तरीके का कंज़र्वेटिव अप्रोच है। लेकिन हुँ, कुछ सिम्पटम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके के ऊपर हमको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है ना? तो उस तरीके के सिम्पटम्स कैसे होंगे कि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, यानी कि हुँ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि हमारे पल्मोनरी वेन के अंदर, खास करके फेफड़ों की तरफ जाने वाली नसों के अंदर कोई छोटा-सा क्लॉट जम जाए। अब जी, उस ब व्यक्ति को जब भी प्रॉब्लम होगा तो उसको हमको तुरंत लेकर के जाना है, ठीक है ना? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कोई केस हो सकता है, किसी को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है जो कि हार्ट अटैक के पहले की अवस्था है, ठीक है हुँ, ना? या फिर किसी को पेरिकार्डिटिस हो सकता है क्योंकि उनके जो हार्ट है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक हुँ, है ना? तो ये सिचुएशन हो सकती है। किसी को कोई किसी तरीके का स्ट्रोक आ सकता है, किसी को रीनल फेल्योर हो सकता है, कभी-कभी किडनी फेल्योर के साइन भी आ सकते हैं जिनको कि यदि सही समय के ऊपर नहीं देखा गया, तो जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकता है। तो ऐसे लोगों को हमको एग्रेसिव ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और उसके लिए कंज़र्वेटिव अप्रोच काम नहीं करेगी। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे जो हिस्सा है प्रश्न का, कि यहाँ पर हमको मेडिकल सिस्टम में कैसे इसको देखना चाहिए। तो जी, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो लोग आज गवर्नमेंट में एक अथॉरिटी हैं, जिनके के जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, उन लोगों को डॉक्टर्स का एक ऐसा टीम बनाना चाहिए कि जो टीम जो है वो प्रॉपरली जो है वो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के ऊपर ही काम करे। और उस टीम के अंदर क्या-क्या एक्सपर्टाइज़ होनी चाहिए, उनका प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उनकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो ऐसी टीम के अंदर जनरली हमको चाहिए एक एडल्ट और पेडियाट्रिक पल्मोनरी मेडिसिन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, क्रिटिकल केयर मेडिसिन का डॉक्टर होना चाहिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ का कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड एक एक्सपर्ट होना चाहिए, न्यूरोलॉजी का एक्सपर्ट होना चाहिए,
ठीक है ना, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए जो कि साइकेट्री प्रॉब्लम को इवेल्युएट कर सके, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज को भी टारगेट करता है, क्योंकि बहुत सारा इम्यून फंक्शन चेंज होता है, तो रिमेटोलॉजी का एक्सपर्ट होना चाहिए। नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी और यूरिन से संबंधित जितनी समस्या हैं उनको टैकल करने के लिए नेफ्रोलॉजी का एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे हमारी हेमेटोलॉजी को यानी कि हमारे खून बनने के तरीके को, खून का क्लॉटिंग होने के तरीके को, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए कोई हेमेटोलॉजी का एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा, हमारे हार्ट से संबंधित या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए कोई कार्डियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये एक होलिस्टिक टीम होगी। जब कोई व्यक्ति ऐसी टीम के पास में पहुंचेगा, या एक दूसरे को ये लोग रेफर भी कर सकते हैं कि हाँ मैंने देख लिया है, अभी तुम भी इसको एवेल्युएट कर लो, तो इस तरीके का यदि इन एक्सपर्टाइज के अंदर एक इस तरीके का कोऑर्डिनेशन होगा, गवर्नमेंट एक अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना सके जिसको चाहे तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी शायद जोड़ा जा सके, तो ये जो है वो पोस्ट कोविड में जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं उन चैलेंजेस को हम समय रहते हुए उनका निदान कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना से लड़ना ये तो एक एक्यूट एक्शन है, कोरोना है तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना जो ये असर छोड़ के जा रहा है हमारी पूरी पब्लिक को, जो एक प्रकार से अक्षम बना करके जा रहा है, इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मोर्टलिटी जो है वो बाद में पोस्ट कोविड प्रॉब्लम की वजह से आने लगे, तो इनको उचित समय रहते हुए इस प्रकार का टीम बना करके इनको हमको रिजॉल्व करने का या एड्रेस करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक सर। अच्छा सर, अभी कुछ केसेज ऐसे आ रहे हैं पोस्ट कोविड के जो बड़े चौंकाने वाले हैं और लोगों को मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी समस्या में डाल रहे हैं। जैसे मेरी जानकारी में ऐसे केसेज आए हैं जिनमें लोगों के हार्ट अटैक बहुत जल्दी हुए, तो कोविड होने के बाद में 10-15 दिन बाद या महीने भर के अंदर उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो कोलैप्स कर गए। ऐसे ही मेरे कजिन हैं, उनका तो सब केस बड़ा ही रहा कि वो नियर अबाउट 40 इयर्स ओल्ड होंगे और अच्छी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। उनको कोरोना हुआ और उनकी किडनी 80% डैमेज पाई गई, पोस्ट कोविड इम्पैक्ट ये है सर। तो ये कैसे है सर? ये क्या इतना घातक, ये केवल कोरोना ही है जो इतना घातक है या कोई और कारण हो रहा है, कहीं और लापरवाही हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हुआ? देखिए, तो जैसा मैं कई बार इस बात को बहुत जो है क्या है जो पुरजोर तरीके से रख चुका हूँ, जिसमें कि मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि देखिए कि जो कोरोना जो है, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। कोरोना एक प्रकार का वायरस है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो या दो काम करता है, या तो हमको नई बीमारियां दे करके जाता है, या फिर जो हमारी पुरानी बीमारियां थीं उनकी गंभीरता को बढ़ा देता है, या फिर कुछ बीमारियां जो कंट्रोल में थीं और या होने के कगार पे थीं जिनको हम मैनेज कर रहे थे, वो ऐसी हो गई कि अब उनको मैनेज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोरोना तो अपना 1 से 3 दिन में काम करके निकल जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर या तो जो पूर्व जो बीमारियां हैं उनकी गंभीरता को बढ़ा देता है, या फिर जो है कुछ नई बीमारियों को जन्म देता है। कोरोना इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज, ठीक है ना। तो ये बात है। दूसरा, मैंने अगली आप एक बार बात बोला है कि मैंने बताया कि हमेशा जो कोरोना जब एंटर करता है तो कोरोना को एंटर करने के लिए चाहिए होता है S2 रिसेप्टर, ASE2 रिसेप्टर, और कोरोना को पास में है स्पाइक प्रोटीन, तो इसको पकड़ करके ही चढ़ता है। अब यानी कि जो जहां जहां पर ACE2 रिसेप्टर होगा और जितनी मात्रा में होगा उन जगह के ऊपर कोरोना आसानी से जा सकता है। तो जैसे सबसे ज्यादा जो ACE2 रिसेप्टर जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारी जो है सबसे ज्यादा होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, नंबर 1 बात। दूसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे किडनी के अंदर, तीसरे नंबर पर होता है हमारे लंग्स के अंदर, तीसरे नंबर पर होता है हार्ट के अंदर, और चौथे नंबर पर होता है लंग्स के अंदर है क्या है। तो अब यानी ये मान लीजिए कि इन सब जगह के ऊपर कोरोना जा सकता है। तो जिन लोगों को एसिम्प्टोमेटिक हुआ या हुआ तो तुरंत 2-4 दिन में वो ठीक हो गए, तो शायद उनको इस प्रकार का प्रभाव ना हो, या हो तो कम हो, जो कि अपने आप से
रिजॉल्व भी हो जाए। लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी से लड़ते हुए, जिनको 1 महीना रहना पड़ा, 15 दिन रहना पड़ा, हैवी ट्रीटमेंट भी हुआ उनका, तो हो सकता है कि उनके ये जो सारे जो ऑर्गन है वो किसी प्रकार से कंप्रोमाइज हो गए हों, और उस कंप्रोमाइज होने की अवस्था में उसको हार्ट का प्रॉब्लम होकर के हार्ट अटैक की तरफ भी जा सकता है, किडनी का प्रॉब्लम होने से किडनी फेल्यूर की तरफ भी जा सकता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि इन सारे अंगों को हमें पता है कि कोरोना इन्फेक्शन जो है वो किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपके मित्र की इस अवस्था में जो है मतलब एक डेथ हो गई। तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ में और उनकी फैमिली के साथ में है, और डेथ हम तो कोशिश यही करेंगे कि जानकारी देने से हम इन चीजों को बचा सकें, जो है क्या है। सर, डेथ तो दूसरे लोगों की हुई है। किडनी 80% डैमेज होने का जो केस है वो बड़ा चौंकाने वाला था, और वो एक यंग बॉय के साथ हुआ। जी, सॉरी अबाउट दिस। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब कि किडनी का फेल्यूर हो सकता है, और जैसा मैंने बोला भी अभी सिम्टम्स के जब हम बात कर रहे थे कि रीनल फेल्यूर भी एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम की तरह से या पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के तरीके से लेना चाहिए। सर, तो मेरी जानकारी में है कि आपने कुछ लंग्स और हार्ट को लेकर के कुछ दवाओं पर रिसर्च भी किया है, उनका ट्रायल भी चल रहा है, शायद 3rd फेज का ट्रायल हो रहा है, और वो पोस्ट कोविड में किस तरीके से काम करेंगे सर? वो क्या है? कैसे, क्या उससे बचाव पूरी तरह हो पाएगा लोगों का? हाँ, तो देखिए अब ये तो क्या है कि ये एक रिसर्च का विषय है, ठीक है ना, जिसमें कि रिसर्च जब काम कर रहे होते हैं तो गारंटी किसी बात की नहीं होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा कि किस प्रकार का हमको क्लिनिकल डेटा मिलेगा। तो हम अभी ये कह सकते हैं कि जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर्स हैं उन्होंने हमको फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल करने का परमिशन दिया है, और दोनों ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं हमारे क्या है, और उनका डेटा भी धीरे धीरे करके कोलेट होने लगेगा। तो हम और अच्छी स्थिति में होंगे कि उस डेटा को किस प्रकार से लोगों के ट्रीटमेंट में उपयोग में लाया जा सकता है। बाकी जिस संदर्भ में हमने इन ट्रायल को स्टार्ट किया है उसके बारे में हम यही कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में काफ़ी पहले से था कि हम एंटीवायरल के स्पेस में हम compete नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पता है कि कोरोना तो 1 से 3 दिन, 1 से 5 दिन में कोरोना का तो प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन कोरोना जो बीमारियां को जन्म देगा उन बीमारियों का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो उनके अंदर से जिसमें कि 2 प्रभावी जो अंग हैं, उनके अंदर एक अंग है लंग और दूसरा है हमारा जो है वो हार्ट है क्या है। तो लंग्स के अंदर क्या होता है कि जब कोरोना का प्रभाव होता है तो हमारे जो लंग्स हैं उन लंग्स में जो सेल्स होते हैं जिनको एल्वोलियर सेल्स बोलते हैं, वो सेल आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जुड़ने के बाद में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, और एक प्रकार से वो जो पोर्शन जो है लंग का वो एक तरह से बोलो कि सॉलिड हो गया, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्कारिंग ऑफ टिश्यू। तो यदि आपके लंग का कुछ हिस्सा ऐसा हो चुका है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो नेचुरली ये बाकी चीजों को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने काम किया है, और उससे संबंधित एक क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं कि किस प्रकार से लंग में होने वाले परिवर्तन को, जो कोरोना के द्वारा जो परिवर्तित हुआ है, उसको वापस से हम हेल्दी लंग कैसे बना सकते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात जो हार्ट के ऊपर है, क्योंकि हार्ट में क्या है कि जैसे हमने बोला कि हार्ट के अंदर भी कोरोना इस प्रकार का डैमेज करता है, जिसमें कि आपको पता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, जिसको हम एमआई बोलते हैं, या फिर जो है किसी प्रकार से पेरिकार्डियटिस हो सकता है, जैसे कि स्वेलिंग आ जाती है हार्ट के ऊपर है क्या है, और वो बहुत लंबे समय तक भी रह सकती है, जिसकी की वजह से ये ध्यान ना दिया जाए तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण दोबारा से जो है सबसे पहले के हार्ट के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, और यदि किसी को इस प्रकार की अवस्था बन गई है तो उसको भी किस प्रकार से एड्रेस किया जा सकता है,
ये हमारा दूसरा क्लिनिकल ट्रायल है। तो इन दोनों मुख्य प्रभावी जो मुख्य रूप से जो वाइटल ऑर्गन है, जो कि हमारी बॉडी के संचालन के लिए वैसे तो सभी अंगों का जरूरत है, लेकिन ये एकदम वाइटल ऑर्गन है जिनके बिना अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इनको प्रमुखता से ये दोनों दवाइयां जो हैं वो टारगेट करेंगी और इनसे संबंधित रोगों को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगी, ऐसा हमारा मानना है इन ट्रायल्स को लेकर के। सर, आपने जो कहा ये वाकई हमारे तो ये वाइटल ऑर्गन है। कहते हैं ना कि एक आदमी का अगर इसमें से कोई भी अंग खराब हो जाता है, दिल खराब हो गया तो दिल मतलब हार्ट फेल हो गया तो आदमी चला जाता है, फेफड़ा खराब हो गया तो फिर बचना मुश्किल है, किडनी है, ये सारे वाइटल ऑर्गन है सर। तो ऐसे में आपके रिसर्च से एक उम्मीद बन रही है कि जैसा आपने कहा कि जो फेफड़े में जो खराब हिस्सा हो चुका है जो कोरोना के इफेक्ट से, उसको वापस किया जा सकता है। जैसे अभी बीच में हमारे कई सारे केसेज में जानने को आया, डॉक्टर ने कहा कि भाई पूरा फेफड़ा खत्म हो चुका है, अब हम फेफड़ा नहीं नया बना सकते हैं। आपकी दवा से तो ये मतलब एक मैं समझ रहा हूँ जो मोटा-मोटा कि शायद वो है कि जो कोरोना ने डैमेज किया है, उस डैमेज को हम रिपेयर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तो बड़ी भारी उपलब्धि होगी। मुझे लगता है कि लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा लोगों के जीवन में। तो ये सर हमारी आपके साथ चर्चा रही और पोस्ट कोविड में एक अच्छी जानकारी आपसे मिली हम सब लोगों को कि पोस्ट कोविड में किस तरह की समस्याएँ आ रही हैं, कैसे उनका बचाव किया जा सकता है और वो दवाइयाँ भी जो आपकी तरफ से शायद भविष्य में हम सबको मानवता को गिफ्ट में मिलने वाली हैं, वो दवाइयाँ भी एक उम्मीद जगा रही हैं, लोगों में आशा का संचार कर रही हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि ऐसी दवाओं को आप मानवता के लिए देने जा रहे हैं। और अगली मुलाकात में हम आपसे इसी तरीके की किसी समस्या को लेकर और मिलेंगे, कई नए सवालों को लेकर के मिलेंगे, आपसे पुनः चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच अखिलेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। I will थैंक be यू। happy to address any question in your next show. Thank you so much. Take care.